हिस्ट्री की सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देर नहीं करते हुए चालू करते हैं आगे का क्वेश्चन जो बताना है। तो मैंने एक्सरसाइज 3.1 बताया भी था, लेकिन चलिए आज शुरू से बता देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसके प्रीवियस वाला वीडियो जो था वो कंसेप्ट के बारे में था। तो आज का वीडियो है वाली क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, सुनिए। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बेजकैनी थी और ग्राफ ये रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसके कंसेप्ट को जान लेना चाहिए। अगर एज प्रॉब्लम संबंधित प्रश्नों को आप बनाना चाहते हैं तो आपको वर्तमान आयु सबसे पहले मानना पड़ेगा, नहीं तो वर्तमान आयु नहीं मानिएगा तो फिर आगे न पीछे कहीं जा भी नहीं सकते हैं। जैसे मेरी वर्तमान आयु मान लेते हैं कि 25 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद में कितने वर्ष का आयु का हो जाऊंगा, आप खुद बताइए। जी बिल्कुल आपने सही बोला, 28 वर्ष का हो जाऊंगा। 3 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था, तो 25 - 3 में 22 वर्ष का था। तो मुझे वर्तमान आयु ज्ञात था, तभी तो मैं आगे बता पाया, तभी तो मैं पीछे जाके बता पाया पास्ट में। तो सबसे पहले एज प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन बनाइए मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, कोई भी क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से संबंधित बनाने से पहले आपको वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। बिना वर्तमान आयु के आप नहीं बना सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। अमिताभ की आयु को x मानते हैं, उसके बेटे की वर्तमान आयु की, पुत्री की वर्तमान आयु को मानते हैं y। उसके बाद बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, माना कि अमिताभ की आयु कितना हो जाएगा, x वर्ष। उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, केस 1 क्या है, चलिए देखते हैं। केस 1 में ये लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अमिताभ कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले चलते हैं, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की कहानी है, बिफोर 7 ईयर कहानी चलना है। तो x - 7 अमिताभ हो जाएगा, फिर उसकी जो डॉटर है वो भी हो जाएगी y - 7, दोनों 7 वर्ष पीछे चले गए। अमिताभ बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। इसके पिताजी तो हमेशा ज्यादा उम्र के होंगे ही, तो आप खुद बताइए कि ये कम है, ये क्या है, ज्यादा है। मान लेते हैं ये 60 है और ये क्या है, 20 है। तो बोलिए इसमें कम वाले में 3 से गुना करेंगे तभी तो 60 होगा। उसी प्रकार समझ लीजिए कि ये 7 गुना बड़ा है, तो छोटे वाले को इसके बराबर होने के लिए छोटे वाले में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए x - 7 = 7 × y = 7 से जब 49 होता है, x - 7y, फिर माइनस में 7 उधर से इधर आएगा तो 49 प्लस में हो जाएगा, उधर का इधर सब आ गया तो 0 बचेगा। x - 7y, फिर आप खुद बोलिए 42 = कितना हो गया, 0 हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। केस नंबर 1। केस नंबर 2 चलिए हम यहीं पे बना देते हैं। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। चलिए 3 वर्ष बाद, चलिए देख लेते हैं। 3 वर्ष बाद सिंपल क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद जाएंगे तो अमिताभ और उसकी डॉटर, ये x + 3 हो जाएगा। ये भी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान अगर x है तो 3 आगे जाएंगे तो x + 3, वर्तमान अगर y है उसकी पुत्री का तो 3 वर्ष बाद ये भी जाएगी तो y + 3 हो जाएगा। और ये 3 गुनी आयु का था, मतलब इसका हो जाएगा, मतलब 3 गुनी आयु का होने का मतलब 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बराबर का साइन दिए हैं तो जो 3 गुनी छोटी है उसे 3 गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चाहे इधर 3 से भाग दीजिए, चाहे इधर 3 से क्या कीजिए, गुना कीजिए, एक ही बात है। तो x और प्लस में 3 = 3 में 3 में y से 3y, 3 कितना हो जाएगा, 9x था, माइनस में इधर आएगा तो 3y, और प्लस में 3 है उधर से इधर आएगा तो माइनस में 9 = 0। तो x - 3y - 6 = 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ऐसे बना सकते हैं, लिख लीजिए x - 7y, फिर प्लस में 42 = 0, फिर x - 3y, फिर -6 = 0। तो अच्छी तरह समझें कि ये लीनियर इक्वेशन अब क्या है, बोलिए तो 2 वेरिएबल। अच्छी तरह से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। देखिए स्टूडेंट चाहेंगे तो यहीं पे ग्राफ बना सकते हैं, सिंपल तरीके से ग्राफ बना दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बनाता हूँ सिंपल तरीके से। देखिए यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। x का मान क्या रख दीजिए, 0। x का मान जैसे 0 रखेंगे तो -7, y उधर जाएगा तो +7, अच्छा कितना हो जाएगा बोलिए, तो 42 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलिए, खुद ही बताइए, 6 आ जाएगा। फिर y का मान अगर
y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 42 माइनस 42 बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, x का मान कितना रख देता हूँ, 7 रख देता हूँ। x का मान जैसे 7 रखूंगा तो 42 से 7 कितना हो जाएगा, 49, 7 y उधर जाएगा 7 तो 49, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए एक फिर यहाँ पर y हो गया, फिर x का मान इसमें 0 रखते हैं। x का मान जैसे 0 रखेंगे -6 उधर जाएगा तो +6, फिर -3y बराबर 6, 3 6 तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर y का मान कितना रख देंगे, अब इसमें y का मान रख सकते हैं 0, y का मान जैसे 0 रखेंगे y का मान 0 तो x - 6 = 0 तो x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका ग्राफ हम यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं, सिंपल तरीके से एक छोटे से प्लेस में ही ड्रॉ कर देते हैं। चलिए 0 से 7, चलिए हम 2 4 6 और 8 ऐसे चल लेते हैं, 2 4 6 और कितना चल दिए 8, फिर -2 -4 -6 और फिर माइनस में 8, फिर माइनस में 2 माइनस में 4 माइनस में 6 और माइनस में कितना हो गया 8। उम्मीद करते हैं नीचे दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा होगा। इसका मान 0, y का मान 6, y पे कितना है 6, x का मान 0, चलिए यहाँ पे आ गया। इसका मान 7, y का भी मान 7, तो 7 तो 6 8 के बीच में आएगा, यहाँ पर भी 6 8 के बीच में आएगा, तो उम्मीद करते हैं यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप मिला दीजिएगा, इसी तरह सिंपल है। चलिए x का मान 0, y का मान -2, तो y का मान -2 यहाँ पर आएगा, x यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। x का मान 6, y का मान 0, x का मान यहाँ पे 6, y तो x पे 0 होता ही है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आता। तो चलिए इसको मिला दीजिए। तो चलिए हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़िया से मिलाते हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ का प्रयोग नहीं किया है, उम्मीद करते हैं कि आप ग्राफ का प्रयोग कीजिएगा। ऐसे इसको मिलाएंगे, ऐसा लगता है कि ये पीछे जाके कहीं क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया इसका। चलिए इसका अनुपात हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है बोलिए तो 1 है। ये रेखाएं कहीं ना कहीं पीछे जाके क्या होगी, कटेंगी, ठीक है, ये पीछे कटेंगी। इसका a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 करेंगे तो 1/1 आएगा, चलिए ठीक है। b1/b2 देखिए -7 बट्टा माइनस में 3 1 कट जाएगा, ये दोनों बराबर ही नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये बात आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये रेखाएं पीछे जाके क्या हो जाएगी, कटेगी, मतलब ये रेखाएं जाके कहीं ना कहीं क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिटाते हैं, ग्राफ पे बनाइएगा तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। हम तो एक ओवरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बॉल और 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार की 2 गेंदें 13 रुपए में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए प्रति बल्ले कीमत हम मानते हैं, प्रति बल्ले की कीमत कितना रुपया, x रुपया। प्रति गेंद की कीमत, प्रति गेंद की कीमत कितना रुपया, y रुपया। केस 1 इसमें भी ले लेते हैं। केस 1 में है 3 बल्ले 6 गेंद, 3 बल्ले एवं 6 गेंदों की कीमत कितना है, 3900 रुपया है। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपया, एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y रुपया। एक गेंद के पैसा ये हो गया, बल्ले के पैसे जोड़ के कितना है, पूरा 39 रुपये। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर उसी तरह केस 2 देख लीजिए। केस 2 है कि एक और बल्ला और इसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला तथा 2 गेंदों की कीमत 1300 है। तो आप कैसे बनाइएगा, चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 1x रुपया, एक बल्ले की कीमत y रुपया, तो दो गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 2 गेंद की कीमत 2y रुपया इक्वल टू कुल गेंद का रुपया कुल बल्ले के रुपया इक्वल टू कितना हो गया, 1300 to x + 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसको क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। तो अब 2 चलो रैखिक समीकरणों का पेयर आ गया। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस में 6y इक्वल टू 3900, x प्लस में 2y इक्वल टू 1300।
तो ये आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। दो चर वाले देखिए समीकरणों का एक जोड़ा आ गया है। तो चलिए इसमें ग्राफ तो नहीं हटेगा, तो चलिए मैं बताता हूँ, इसको मिटा के ग्राफ बताता हूँ, ठीक है। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, 3x प्लस में 6y इक्वल टू कितना है बोलिए तो 3900, फिर x प्लस में 2y इक्वल टू 1300। सिंपल तरीके से दो बॉक्स बनाएंगे और दोनों से उसका हल निकाल लेंगे सिंपल तरीके से। देखिए बहुत आसानी से, देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y। x का मान चलिए हम क्या लेते हैं 0, x का मान 0 जैसे ले लेंगे 6y इक्वल टू इतना होगा, तो फिर हम काटेंगे 3 से, 3 दूना 6 और 13 हो जाएगा, तो 650 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर y का मान अब की बार 0 ले लेते हैं, y का मान 0 जैसे लेंगे तो कितना आएगा, 3 से कटेगा 39 1300 बार में कटेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x और यहाँ पर y। ध्यान से देखिए, x का मान 0 लीजिए, x का मान जैसे लिखेंगे तो 2y इक्वल टू 1300 हो जाएगा, तो y का मान निकालेंगे तो 650 आ जाएगा, 1300 बट्टे में 2। फिर यहाँ पर y का मान अब की बार 0 लेते हैं, y का मान जैसे 0 लिखेंगे, x का मान 1300 आ गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट देख रहे हैं दोनों सेम सेम आ रहा है इक्वेशन में। इसमें अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। तो चलिए हमको बनाना है, उसके बाद रिजल्ट हम आपको बताएंगे। चलिए ग्राफ खींचते समय स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, देख लीजिए अंतराल क्या है, 650 का अंतराल ले लीजिए, 650 दूना 1300 हो जाएगा, तो 650 एक अंतराल है, फिर दूसरा कितना हो गया 1300 हो गया, बस दो ही पे काम हो जाएगा, 650 और कितना हो गया बोलिए तो 1300 हो गया। ज्यादा देखिए आप लोग ग्राफ से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, बहुत अच्छा से बनेगा। तो मैं तो इस तरह रफली बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए निगेटिव पार्ट था नहीं कोई भी मान में, इसलिए हमने छोड़ दिया निगेटिव पार्ट। x का मान 0, y का मान 650, y का मान 650 और x का मान 1300, y का मान 0, x का मान 1300, x पर 1300 है, y पे 0 है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये भी तो वही है सेम टू सेम, तो उसका भी हम ग्राफ इसी पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट सिंपल बात है, ये क्या हो गई बोलिए तो संपाती, दोनों रेखाओं का ग्राफ एक ही है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन हम निकालते हैं, ये A1 हो गया, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, क्या हो गया बोलिए तो C2। एक अनुपात निकाल के हम देखते हैं अपने रिजल्ट में, A1 बटा A2 करते हैं, A1 बटा A2 का मतलब 3 और A2 का मान कितना हो गया 1, 3 बटा 1। B1 बटा B2 करके देखते हैं, B1 का मान 6 आ रहा है, B2 का मान B1 बटा यहाँ पर B2 लिखते हैं, कितना आ रहा है बोलिए तो 2 से काटेंगे 2 3 6, तो 3 बटा कितना आ गया 1, C1 बटा कितना कर देंगे C2, तो C2 C1 का मान कितना आ गया 3900 आ गया, C2 का मान देख लीजिए 1300 है, 39 3 बटा 1। तो देखिए 3 बटा 1 3 बटा 1 3 बटा 1 तीनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2। अर्थात समझिएगा ऐसा कब होगा जब रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी बोले तो समपाती होंगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ, डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ स्टूडेंट, ये बात याद रखना पड़ेगा आपको कि अगर समपाती रेखाएं हो तो उनका अनुपात क्या होता है, तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। और प्रतिच्छेदी मतलब अगर होंगी कहीं भी प्रतिच्छेद करती होंगी, कहीं भी प्रतिच्छेद ऐसे करेंगी जाके, तो उनका होगा A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, जो ग्राफ एक में आपको हमने बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं बना भी लीजिएगा, लेकिन बता देते हैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, तो माना कि प्रति केजी सेब की कीमत x रुपया, प्रति केजी अंगूर की कीमत y रुपया। केस 1 यहाँ पर देख लेंगे, 2 केजी सेब एवं 1 केजी अंगूर की कीमत 160 रुपया है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। देखिए बोलिए 1 केजी सेब की कीमत 1 रुपया, तो 2 केजी का 2x रुपया, 1 केजी अंगूर की कीमत y रुपया। तो यहाँ पर 1 केजी कहते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल अंगूर का पैसा कुल सेब का पैसा दिया कितना 160 है, तो लिख देंगे 2x प्लस में y इक्वल टू कितना हो गया 160। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। केस अब 2 देख लीजिए, लिखा 2 केजी अंगूर
4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4 kg सेब 2 kg अंगूर की कीमत कितना है? 300 रुपया है। तो चलिए इसका बीजगणितीय और ग्राफीय रूप बताना है। बीजगणितीय रूप तो अब देखिए आ ही गया। तो बोले तो 1 kg सेब की कीमत 100 रुपया, तो 4 kg का 4x रुपया, तो 1 kg अंगूर की कीमत y रुपया, तो 2 kg अंगूर की कीमत 2y रुपया। तो कुल अंगूर का पैसा, कुल सेब का पैसा इक्वल टू उसके पास खर्च कितना करने के लिए था? 300 रुपया। तो 4x प्लस में 2y इक्वल टू 300। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। इक्वेशन नंबर ये 1 था। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अब 2 वेरिएबल हो जाएगा। ऐसे लिख दीजिएगा 2x प्लस y इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो देखिए लीनियर इक्वेशन अब 2 वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का ये पेयर हो गया। अब चलिए इसका हम देख लेते हैं ग्राफ, जल्दी देख लेते हैं। इसका भी ग्राफ बहुत जल्दी मिनटों में हम बनाने वाले हैं, सेकंडों में आ जाएगा आपको। देखिए कैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। सिंपल तरीके से कैसे स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा y। x का मान 0 तो y का मान कितना आ जाएगा? 160। y का मान 0 तो x का मान कितना आ जाएगा? y का मान 0 तो x का मान भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? बोले तो 80 आ जाएगा। x और यहाँ पर y, x का मान जैसे 0 रखेंगे ये पार्ट खत्म, तो कितना आ जाएगा? 2y इक्वल टू 300। तो यहाँ पर जाएगा 150। फिर y का मान अगर 0 रख दिया, y का मान 0 तो 4x इक्वल टू कितना आ गया? बोलिए तो 300। तो कटेगा तो 50, फिर 150 हो 75 हो जाएगा। चलिए तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट हम निश्चित अंतराल भी मान सकते हैं जो आया है। चलिए मैं उसी को लेके बनाया था। सबसे छोटा मान कितना है? 75 है। 75 के बाद क्या है? बोलिए तो 75 के बाद 80 है। 75 5 80। चलिए ठीक है। इसके बाद 150, चलिए थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं 150। इसके बाद में हो जाएगा 160। इसमें कोई निगेटिव मान नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, केवल पॉजिटिव वाले मान को लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले 75 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? बोलिए तो 80 हो जाएगा, फिर 150 थोड़ा दूर ले लीजिए, फिर कितना हो जाएगा? 160 पास ही में हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ये x हो गया, फिर ये y हो गया। चलिए x का मान 0, y पर 160 है। y पर 160 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा y 160। फिर x का मान 80 है, y का मान नहीं है, तो x का मान 80 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसको मिला दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसको मिला दीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए ठीक है। दूसरा देखिए, इसका मान 0, y का मान 150, y का मान 150 तो y का मान ही 150 है, यहाँ पे तो लिख देंगे 150। और फिर देखिए x का मान 75 है, y का मान 0 है। x का मान 75, y का मान 0, तो मैंने केवल x का मान 75 ले जाएगा, तो x का मान 75 यहाँ पर है। चलिए अब देखिए इसको आप मिलाइए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये किस तरह का समीकरण है। पैरेलल समीकरण है, ट्रेन की पटरी की तरह। पैरेलल इक्वेशंस, जो पैरेलल इक्वेशंस हैं, तो चलिए आइए थोड़ा सा मैं ग्राफ में इसको दिखाता हूँ। बीजगणितीय रूप में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं तो अनुपात कोफिशिएंट क्या मतलब इससे स्पष्ट होता है। तो देखिए a1 हो गया, b1 कुछ नहीं तो 1 है, c1 160 है, फिर ये a b c ही है, इसको खाली 2 2 लिख दिया जाता है। चलिए a1 बटा a2 करके देखते हैं। a1 का मान कितना है? 2। a2 का मान बोलिए कितना है? 4। 2 कम तो 2 का 4 कितना आ गया? 1 बटा 2। b1 बटा b2, b1 का मान कितना है? बोलिए 1। b2 का मान कितना? बोलिए तो 2। तो यहाँ पर 1/2 आ गया। चलिए ठीक है। c1 बटा c2, c1 का मान कितना है? बोलिए तो 160 है। फिर c2 का मान कितना है? बोलिए तो 300। तो 1 0 से 0 कट कर दीजिएगा, फिर 8 बार में कट जाएगा। तो कितने बार में? 15 बार में। तो अब देखिए 2 मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, अर्थात a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो देखिए जब रेखाएं समांतर होंगी तो यहीं से कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लीजिए। ऐसे तो अगले चैप्टर में इसको पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसको बढ़िया से बना लीजिए। अनुपात भी देख लिए आप, तो इससे स्पष्ट हो गया होगा आपको कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। रेखाएं संपाती होगी तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर रेखाएं समानांतर होंगी तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन ग्राफ बीजगणितीय समीकरण अच्छी तरह से आप लोग ग्राफ पर बना लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।